अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आके आज आप हमारे साथ अपनी बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करने जा रहे हैं जो कि बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ये सफ़र कैसे कैसे पता चलता गया, क्या क्या इसमें होता गया, डायबिटीज़ कब डायग्नोज हुई, क्या था इस बारे में? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया कि मैं अपने ऐसा साथ डायबिटिक पेशेंट थे को बताऊँ। डायबिटिक एक ऐसी मर्ज है जो कि साइलेंट किलर है, पता ही लगता। मेरी मदर डायबिटिक थी, देखो मेरे घर आई तो वो अपना डायस्टिक को डायबिटिक चेक करने का आलम लेते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ला के दो, घर से ला के दो। मैंने घर को मैं जाके नया ला के दो देती, ये आप इस्तेमाल करें। तो वो 2-4 सेकंड इस्तेमाल की वो चली गई वापस, वो पड़ा हुआ था। मैं रात को वैसे ही देखने की काम करता है कि नहीं करता, 3-4 साल बाद मैंने अपनी शुगर टेस्ट की तो मेरी 456 आई। वो सरप्राइज मैंने कहा अल्लाह खराब है क्या, तो कल चेक करो। नेक्स्ट डे मैंने चेक की तो 460 थी। तो फिर मैंने एक दोस्त से फ़ोन पूछा कि यार ये मसला है, तो मुझे लगता है कि कहते हैं वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं मुख्तलिफ, तो आपको वो रिकमेंड कर देंगे इस डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, तो वेंट देयर, दैट डॉक्टर साहब गिव मी टू ऑलमोस्ट 30 टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज थे सारे थे, HbA1c भी था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इधर बाहर मैंने देखा डायबिटिक इंस्टीट्यूट में फ्री सेमिनार होता है डायबिटिक के बारे में। डायबिटिक का मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, तो डॉक्टर मेरे पेरेंट्स को थी कि नॉलेज नहीं थी कि कैसे काउंटर करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है चल जाओ। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ आके तो मेरी ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू की। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपको ये डायग्नोज किया गया आपको डायबिटीज़ के साथ और फिर आपको डॉक्टर्स ने भी कहा कि जी यू आर हैविंग डायबिटीज़, तो उस वक्त आपकी जज्बाती कैफियत क्या थी और आपने किन किन लोगों से इसको शेयर किया? क्या आपको कोई झिझक महसूस होती थी लोगों को बताते हुए किसी पब्लिक सोशल गैदरिंग में? ख़ानदानी जितने भी हमारे रसूम और रिवाज होते हैं उसमें मीठे का बड़ा अमल दखल है, तो उस वक़्त आपके क्या जज्बात थे और फिर आपने लोगों को कैसे फेस किया और लोगों को बताया कैसे कि अब आपको शुगर है और अब आपको मीठे से परहेज़ करना है? शुरू के पहले ये भी तो जब मुझे डॉक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ मुझे शुगर है, तो आई वेंट टू ब्रीफ व्हाई मी, एंड आई वाज थिंकिंग मुझे क्यों हुई। मेरी बड़ी सिस्टर को भी है, छोटी सिस्टर को भी है, मैंने उनको नहीं बताया, किसी ने बताया। आई वाज थिंकिंग व्हाई मी, बट दिस साइकिल वाज कमिंग ऑन माय माइंड अगेन एंड अगेन कि व्हाई मी, ये अल्लाह मुझे को क्यों हुई। सो वो जब मैंने इश्तिहार देखा डायबिटिक इंस्टीट्यूट का, मैं आया और जब मैं पहले सेमिनार अटेंड किया तो मुझे पता लगा कि सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, पाकिस्तान में तो काफ़ी लोग हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस बीमारी को फाइट बैक करना है। तो उसके बाद वो जो मेरा शेम था ना बताने का, मैंने साइड पे कर मैंने बताना है, वो मुझे इंकरेजमेंट सेमिनार में आके मिली। सेमिनार में कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ हुई कि आई एम इन डेट टू द डायबिटिक इंस्टीट्यूट, कि दे पुट मी ऑन द प्रॉपर राइट पाथ हाउ टू लिव डायबिटिक लाइफ। यहाँ पे जब आप सेमिनार्स में आते थे तो क्या यहाँ पे बाकी तमाम लोगों को देखकर आपको थोड़ा अपना शेम के मामलात को हैंडल करने में मदद मिली कि मैं अकेला नहीं हूँ, exactly. और भी कई लोग हैं पाकिस्तान में, इस जहान में जिनको डायबिटीज़ है? तो जब ये लोग इसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजार सकते हैं तो फिर मैं भी गुजार सकता हूँ। जब इन लोगों के घर वालों को सब कुछ पता चल रहा है, इनके इर्द गिर्द के लोगों को, तो फिर मैं भी बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग, कम से कम 150 लोग बैठे होते थे, तो वो सारे यही बातें कर रहे होते थे कि भाई मुझे 5 साल से 1 साल में 30 साल से मैं शायद अल्ताफ़ साहब वो बता रहे थे कि हमारे पास भी हुआ है और दे आर ऑल हैप्पी एंड दे आर एंजॉयिंग द नॉर्मल लाइफ। और मेरे जहन में ये था कि बस डायबिटिक आई तब तो मसला ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो जब इस सेमिनार में आया तो जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, उनकी तरीक़ाकार सुना, वो कैसे लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा खुद को हौसला बढ़ा और मैं खुद को एक सही बात पर चल पड़ा। मतलब यहाँ के सेमिनार्स ने आपको ब्रीफ रिकवरी में इतनी मदद दी कि फिर आपने आगे आने वाले लोगों को जो कि इस मर्ज के साथ आ रहे थे, फिर आपने उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी।
تو سر جیسے کہ بیچ کے اندر ہمارے علاج میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تقریباً 1 ہفتہ جو ہے وہ گزارا جس کے اندر آپ کو گریف بہت زیادہ تھا. 15 دن تقریباً آپ نے بتایا. ان 15 دنوں کو اگر یاد کریں تو کیا لرن کیا؟ کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ گریف سے نکلنے میں جیسے آبویسلی ڈیپ کے سیمینارز نے آپ کو بہت ہیلپ کیا, لیکن اس میں آپ کا اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ آپ اپنے اوپر کس طرح کام کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز بھی مینیج کرنی ہے, سائڈ بائی سائڈ مجھے اپنے اس غم پہ بھی کام کرنا جو ایک رنج ہے, جی مجھے کیوں, آپ ساری دنیا کو نہیں ہوتی ہے مجھے ہی ہوگی, حالانکہ یہ معلوم ہے کہ فیملی کے اندر چل رہی ہے. تو اپنے اوپر کیسے کام کیا, اپنے آپ کو کیا کہا؟ پہلے جب میں فرسٹ سیمینار آیا تو آئی لرن دس تھنگ کہ اٹ از ناٹ این انیوزل تھنگ, اٹس اے نارمل تھنگ. پہلی بات تو یہ میں نے. دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے یہاں سنا ڈاکٹر صاحبان سے کہ آپ چھپائیں گے تو آپ غلطی کریں گے. تو میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ میں نے چھپانا نہیں ہے, بلکہ پہلے جا کے میں نے ڈاکٹر ڈونٹ گیو می دیٹ تھنگ وچ آئی ریفیوز, گیو می اے سمپل گلاس آف واٹر اور سمپل شوگر لیس ٹی, دیٹس اٹ. بلکہ یہاں تو کہا جاتا تھا کہ ڈائٹ ویٹ کرنے میں کیمیکل ہوتی ہے, تو میں اوائڈ کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ڈائٹ آٹا ڈھونڈا, اتفاق سے مل گیا الفتہ میں, تو وہ لا کے میں نے انٹروڈیوس کیا سارے ہال میں, بتایا کہ وہاں پہ ملتا ہے ڈائٹ آٹا جس میں کیلوریز کم ہے, باقاعدہ کسی سال کا بنا ہوا وہ آٹا مل گیا, تو اس کو استعمال کرتا رہا. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی مانیٹرنگ میری 10.5 تھی HbA1c جو کہ 5.8 تک آئی, اب 6.1 ہے لیٹسٹ جو ہے. تو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا شوگر, یہ بلڈ گلوکوز لیول جو تھا اس کو مینیج کس طرح سے کیا؟ 2 طریقے. ایک تو یہ کہ میں نے کھانا پینا ایک سیٹ روٹین بنائی ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے. ڈاکٹر صاحب کو میں شکر گزار ہوں, ڈاکٹر فیاض صاحب گئے تھے وہ لے کے آئے تھے شیڈول, وہ ڈاکٹر عارف میاں صاحب نے بھی مجھے پراپر گائڈ کیا کہ اتنی ہونی چاہیے ناشتہ میں یہ چیزیں. آپ نے ہم نے پراٹھا لے لیا, کبھی روٹی لے لی, کبھی انڈا لے لیا, سیٹ نہیں تھا. انہوں نے نہیں سیٹ کرے, 4 سلائس انڈا لیں ڈیلی لیں. جب آپ پراٹھا یا نان لیں گے, کبھی ہم پراٹھا لے لیتے, کبھی نان لے لیتے, کبھی کوئی نان چھولے لے آیا, کبھی روٹی آ گئی, تو ویرائٹی چلتی تھی. لیکن یہ ویرائٹی کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ روٹین پہ چلیں تو آپ کی شوگر لیول کنٹرول ہوگی, کیونکہ اب آپ نے اسپیشلائز زندگی گزارنی ہے. اس حساب سے میں نے کہا کہ 3 کھانے کی جگہ 5 کھانے کر لیں, کم کھائیں, ریپیٹلی کھائیں. سر آپ نے بہت امپورٹنٹ اس ٹائم ہمارے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا, غذا اور سب چیزوں کا. اس کے اوپر میں چاہ رہی تھوڑی اور آپ روشنی ڈالیں کہ کیا امپورٹنس ہے ایک ڈائبٹک انسان, پیشنٹ یا کوئی بھی پرسن ہے ود ڈائبٹیز, اور اس کی لائف میں کیا امپورٹنس ہے ڈائٹ کو مینیج کرنے کی. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو چلو نان ہی ہے نا, اس میں کون سا اتنا ہوتا ہے, لیکن نان میں بھی بہت ڈھیر ساری کیلوریز ہوتی ہیں. تو آپ اس بارے میں چاہ رہی تھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا کنیکشن ہے ڈائبٹیز کا ڈائٹ کے ساتھ؟ ڈائبٹک کا ڈائٹ سے بہت کنیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں ڈسپلن کرتے ہیں, ٹائم پہ سوتے ہیں, ٹائم پہ اٹھتے ہیں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رات کا کھانا آپ پراپرلی لیتے ہیں, تو اپنے حساب سے چھوڑ کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں یہاں بتایا گیا تھا. ورنہ نام رات میں سر کھا گئے جتنا مرضی کھا لیں, لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ڈاکٹر لاکر بار بار کہتے ہیں کہ پیٹ میں آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مت ہے ہمارے پاس کہ جی پیٹ خالی ہوگی, بالکل صاف چیزیں گزرے تو صحیح رہے گی, ورنہ پیٹ میں کھانا چھوڑیں گے تو اچھا نہیں ہوگا, آپ کو لوگ بد تہذیب سمجھیں گے. تو انہوں نے یہ مت کلیئر کی میرے ذہن سے کہ آپ بے شک چھوڑ دو بیچ میں, یہ ڈال ہی کم, تو میں ڈالتے ہی کم ہوں شروع سے ہیبٹ بن گئی. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ڈیپ ٹو ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈاکٹر صلاح علی صاحب کو کہ ان کی میں مہربانی اور ان سے میں شکر گزار ہوں کہ ان کی مہربانی سے میں نے چیزیں سیکھی. تو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو آپ کی لائف سٹائل میں وہ کیا اہم چینجز آئے جن کی وجہ سے پھر آپ نے ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا, جس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز اور مینیج ہونے لگی؟ کچھ چینجز کی بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ایسے کوئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے غصہ آ جاتا تھا ڈاکٹر آپ کنٹرول کریں, کیونکہ یہاں بتایا گیا مجھے مختلف طریقے سے گائڈ کیا گیا, اور میں نے وہ نفسیاتی مسائل چھوٹے موٹے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کنٹرول کرنا میں نے سکھایا. جب آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, جب انڈر ڈپریشن ہوتے ہیں تو آپ کی ڈائبٹک بڑھتی ہے. جب ٹینشن اینڈ ڈپریشن نہیں ہوگی تو آپ کی
डायबिटिक नाम करते रही। मिथ्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ के बारे में कि करेले का जूस पी लें, जामुन की गठलियाँ खा लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आपको पता ही मिथ्स के बारे में। जी बिल्कुल। तो जब आपको डायग्नोस हुई डायबिटीज़ तो आपका इनके बारे में क्या था? नहीं, मुझे तो सच किसी ने नहीं कहा कि खाओ खाओ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आपको पता लगा कि लोगों ने कहा है कि जामुन गेट के पीस के खा लें, करेले का जूस पी लें, और पता नहीं एक और कोई जड़ी बूटी आती है इंडिया से वो खा लें, गिलास 10 पानी डाल के पी लें कड़े को कच्ची मिट्टी का। तो वो सारी चीज़ें गपशप है, ठीक, इट्स नॉट क्योर। अगर आपने क्योर करना है तो प्रॉपर मेडिकेशन से ही होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग से होगा, प्रॉपर आप मेडिकेशन लेंगे तो होगा। वो वरना हर्बल जो चीज़ें मिलेंगी कोई हेल्प करने वाली नहीं है। सर जैसे कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातचीत कर रहे हैं आप हमारे साथ, ऐसा लग रहा है कि इसको एज अ गेम आप लेके चल रहे हैं कि एक गेम है जिसके अंदर आपने आगे से आगे की तरफ जाते जाना, जिसमें स्कोर बोर्ड भी आप हर चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे सारी गुफ्तगू में आपने बहुत अपने इम्पोर्टेंट रवैयों के पर बात की, लाइफस्टाइल चेंज पे बात की, तो ऐसे कौन से सुनहरी असूल हैं या ऐसे कौन से वाइटल बिहेवियर्स हैं जिन्होंने आपको मदद दी डायबिटीज़ को मैनेज करने में? शेम को रिमूव किया मैंने, हर एक को जगह में गया, नई जगह पुरानी जगह मैंने जाकर मैं कही डायबिटिक काइंडली सर्व मी विच इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अगर वो उन्होंने चीज़ ला के रखी तो मैंने नहीं पी तो उन्हें गिला भी नहीं हुआ, अगर किसी पेप्सी ला के रखी है और मैंने नहीं पी तो उन्हें गिला भी नहीं हुआ कि डायबिटिक हूँ, मैं सारा पानी दे दूँगी। ठीक, अच्छा पहला तो रवैया मैंने ये चेंज किया, दूसरा रवैया मैंने ये चेंज हुआ कि वो जो ब्रीफ था मैं वो सोचता रहना कि यार मुझे क्यों होगी, उड़ गया, तो मैंने लाइफ में दोबारा दिलचस्पी लेने लग पड़ा और हर चीज़ मैंने कहा इससे जो फाइट बैक करनी है तो इसके हर बिजनेस का भी असूल है और फाइट बैक का भी असूल है कि आप अपना असला तैयार करें। मेरा हमारा असला क्या है? एक्सरसाइज है एंड मेडिकेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने की स्टार्ट और Thank you so much for your coming sir, और it's a great pleasure talking to you, और बाकी सब से भी हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना हमें टाइम दिया। No problem. As I know, I'm in debt to the diabetic institute. If you people want me to come 10 times, I'll come 10 times. No problem. Thank you so Thanks much. for inviting me. अच्छा sir, thanks a lot for your coming और सर आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जो कि यकीनन आगे जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल। Thank you. Thank you so much. शाहिद मुनीर साहब हमारे एक मॉडर्न डायबिटिक पेशेंट हैं और शाहिद साहब मेरे पास अप्रैल 2010 में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त उनकी शुगर का मर्ज़ ताज़ा तशख़ीस हुआ था और ये उनके ख़ानदानी बीमारी है। और जो हम शुगर के कंट्रोल को जांचने के लिए HbA1c टेस्ट करवाते हैं पिछले 3 माह के ऊपर, उस वक्त उनका 10.5 था जो कि कंट्रोल से 6 पॉइंट से बहुत ज़्यादा था और ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो पहली जो हमारी तफसीली मुलाकात जो हर पेशेंट्स में रूटीन में होती है, शाह साहब को तफसील से खुराक के बारे में बताया गया कि किन किन चीज़ों से उन्होंने परहेज़ करनी है और कौन कौन चीज़ें मुनासिब मक़दार में इस्तेमाल करें। सैर की अहमियत के बारे में आगाह किया गया और फिर उनको नुस्खा बताया गया और शाह साहब ने हमारी तवक्कुआत से बहुत ही बेहतरीन इन सारी ही चीज़ों पे अमल किया और अगले 3 माह में वो अपनी HbA1c को तकरीबन 7.5 के करीब ले आए हैं और अगले फिर 6 माह के अंदर वो 5.9 पे HbA1c को लेके आए हैं, जो कि स्टैंडर्ड 6.7 से भी 1.1 नीचे है, जो कि बहुत कम हमारे पेशेंट इतना अच्छा टारगेट अचीव करते हैं। और खुशी की बात यह है कि शाह साहब ने न सिर्फ इस टारगेट को अचीव किया बल्कि फिर उस मियार को भी बरकरार रखा और जिस तरह आपको सारी हदायत खुराक के बारे में और सैर के बारे में बताई गई उस पर बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से अमल कर रहे हैं।